अनुपम जी, आप लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन अगर आपका बचपन देखें तो आप तो फेलियर की दुकान थे। जी। आपकी उस दुकान में सारा सामान था। पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, खेल में अच्छे नहीं थे, शक्ल हीरो बनने लायक नहीं थी। रजत जी, ये बात तो आपने सही कही कि मेरे ज़िंदगी में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर ग्रेजुएशन तक 38% से ज़्यादा कभी मार्क्स नहीं आए। चलिए मैं आज छोटा सा गेम खेलता हूँ आपकी जनता के साथ। आप में से 60% से ज़्यादा ऊपर कितने कितने लोगों के मार्क्स आए? ऑलमोस्ट 100%। अच्छा, 70% से ऊपर, 80% से ऊपर, फिर भी आप जनता में बैठे, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैं पढ़ाई में बहुत बुरा था, तो मैं क्या करता था, रिपोर्ट कार्ड घर वालों से साइन करवा के ले जाने होते ना, आप ले जाते हैं ना अभी भी, तो मैं पिताजी को देखता था कि जब वो जल्दी में होते थे तो मैं उनसे रिपोर्ट कार्ड साइन कराता था। तो एक दिन मैंने 9th स्टैंडर्ड में था मैं, तो मैं जल्दी में उनको, वो जाने लगे, फिर उनको याद आया कि उनकी स्टोर की चाबी रह गई है, तो उनको थोड़ा टाइम मिल गया मेरी रिपोर्ट कार्ड पढ़ने के लिए। तो उन्होंने कहा, बेटा तू अपनी क्लास में 59th आया है? मैंने कहा हाँ जी। कहते स्टूडेंट कितने हैं? मैंने कहा 60। फिर मुझे लगा कि डांट पड़ेगी, कुछ बोलेंगे, तो उन्होंने कहा कि बेटा एक बात तो है, जो अपनी क्लास में फर्स्ट आता है ना, चाहे खेल कूद में चाहे पढ़ाई में, उसको हमेशा टेंशन रहता है कि मुझे फर्स्ट आना है। अगर वो सेकंड भी आता है तो उसको लगता है कि मैं डिमोशन हो गया है। लेकिन जो 59th आता है वो 48th आ सकता है, 36th आ सकता है, 24th आ सकता है। एक काम करना, अगली बार 48th आ जाना। फिर उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात की, उन्होंने कहा याद रख, फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। इवेंट फेल होता है, इंसान फेल नहीं होता है। मैं खेल कूद में भी कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं था। इनफैक्ट एक दिन मेरा 8th स्टैंडर्ड में, मैं अपने स्कूल की ग्राउंड में दौड़ रहा था, तो मेरे पीटी टीचर मुझे बोले कि तू रुक जा, अकेला दौड़ेगा तब भी सेकंड आएगा। हम गरीब परिवार से थे, और गरीब परिवार में सबसे बड़ी बात ये होगी कि आप सपने बहुत देख सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि एक दिन ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। हम 14 लोग थे और एक छोटे से कमरे में रहते थे। आई थिंक इस कटघरे से थोड़ा सा इधर से लेकर यहाँ तक थे। एक कमरा था, एक वरांडा था, एक किचन था, 14 लोग, और हम बड़े खुश रहते थे। तो एक दिन मैंने दादाजी से पूछा, मैंने कहा दादाजी हम इतने गरीब हैं, हम इतने खुश क्यों हैं? उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी। उन्होंने कहा था, बेटा इंसान जब बहुत गरीब होता है, सबसे सस्ती चीज़ खुशी होती है। तो मेरे मन से डर निकल गया। हमारे यहाँ 4 सिनेमा हॉल थे, सिनेमा जो शाही सिनेमा, रीगल सिनेमा, रिवोली सिनेमा और रिट सिनेमा, शिमला में। और शाही सिनेमा में 4 आने में टिकट मिलती थी, सबसे सस्ता था। वहाँ जब मैं जाता था सिनेमा देखने, और मुझे लगता था ये जो दुनिया है ये कमाल की दुनिया है, वो मुझे ट्रांसपोर्ट करती थी उस सपनों की दुनिया में। लेकिन सपने देखने के लिए और फिल्मों में जाने का सपना देखने के लिए कुछ तो होना चाहिए। आप कैसी शक्ल लेके मुंबई गए थे, मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए ज़रा, ये 1981 की तस्वीर है। अब ऐसी शक्ल, ऐसी बॉडी लेके आप एक्टर बनने चले गए? हाँ, ये तो मैं इसमें चोर लग रहा हूँ। ऐसा लगता है कि ये चोरी करके भागा है। मुझे नहीं पता था कि मैं बुरा लगता हूँ। इंसान को कभी अपने आप को लगता ही नहीं कि बुरा लगता है, बिकॉज माँ जो है वो हमेशा कहती है, बेटा मेरा तू कितना अच्छा है, तू कितना खूबसूरत है ना। तो और दूसरी बात, मैं एक्टर बना ट्रेनिंग करके। मैंने 4 साल की ट्रेनिंग की थी, और ट्रेनिंग में सिखाया जाता था कि अगर आप एक्टर अच्छे हैं तो आपको काम मिलेगा। वो बात अलग है कि जब मैं, ये तो आपको बड़ी डिग्निफाइड बॉल्ड लुक लग रही है, ये बॉल्ड लुक नहीं, ये शेप्ड लुक है। पर जब आपके बाल निकलते हैं, आधे यहाँ से निकलते हैं, जैसे भाई साहब बैठे हैं यहाँ पर हैं, आधे यहाँ से निकलते हैं, इन हालात में मैं ड्रामा स्कूल का गोल्ड मेडल लेकर, गोल्ड मेडलिस्ट था मैं, 3 जून 1981 को मैं बॉम्बे पहुंचा था। तो
मुझे लगता था कि मेरे पास गोल्ड मेडल है, मुझे काम देंगे। लेकिन जब मैं जाता था लोगों के पास काम मांगने, वो कहते थे बाल तो है नहीं, आपको काम कैसे दे दें, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अच्छा आप एनएफडीसी से हैं, एनडीपीसी से हैं, एनएसडीसी को कोई जानता नहीं था। मगर तकलीफ भी होती थी। कोई लोग बोलते थे कि आप एक काम करिए, आप राइटर बन जाइए, आप असिस्टेंट बन जाइए, बाल नहीं है आपके। बाल बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप गोल्ड मेडल दिखाते थे, वो बाल देखते थे। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल। मैंने बहुत कोशिश की है बाल उगाने की। अच्छा। मैंने वो रीठे में दही डालकर मैंने जमीन के अंदर रखा है। एक और मैंने तरीका किया था। मुझे किसी ने कहा कि अगर आप ऊंट का सुसु लगाओ सच है, तो मैं जुहू बीच पे चला जाता था। मुझे क्या पता ऊंट 3-4 दिन लेता है सुसु करने में। ये फैक्ट है, इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है। तो मैं हर बार ऊंट के पीछे चलता रहता था, प्लास्टिक की एक लेके। फिर नहीं मुझे पता था कि जब ऊंट करता है तो बरसात होती है। मगर कुछ नहीं हुआ। मैं तिब्बतियन ये लगाया, कुछ नहीं लगाया। फिर मगर इसके बावजूद मेरे बाल ना होने की वजह से ही भट्ट साहब को मैं सारांश के लिए मिला। तो जो नहीं होता है वो होता है। मैंने सुना कि जब आप ऑडिशन देने जाते थे तो अपने एक चाचा जी की नकल करते थे, वो चाचा जी जो हर चीज में फेल थे। मेरे चाचा जी थे द्वारकानाथ जी, वो 8वीं क्लास में 7 बार फेल हुए थे। तो 7वीं बार उनको 9वीं कक्षा में प्रिंसिपल ने कंपैशनेट ग्राउंड पे प्रमोट कर दिया था, क्योंकि क्लास के बाकी बच्चे उनको अंकल बुलाने लगे थे। इनफैक्ट ये किस्सा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में एक सीन है जहाँ पर शाहरुख खान को मैं कहता हूँ कि बेटा हम तो सब इंडिया में फेल हुए थे, तूने तो लंदन में फेल होकर दिखा दिया। तो जब मैं सेट पर गया लंदन में, तो वहाँ जो तस्वीरें लगी थी, मैंने कहा यश जी मैं अपने असली रिश्तेदारों का फ़ोटो लगा सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि उन सब की क्वालिफिकेशन ऐसी है जैसी आपने यहाँ लगाई है। तो उन्होंने कहा मैनू की फ़र्क पैदा, हाँ लगा दो। तो फिर जब सीन शुरू हुआ तो मैंने कहा जी ये द्वारकानाथ जी हैं, 7वीं में 8 बार फेल हुए हैं, ये ब्रिजनाथ जी हैं, ये 9वीं में 8 बार फेल हुए हैं, ये दूसरे मोहनलाल जी हैं, ये भी बहुत फेल हुए हैं। तो जब फिल्म रिलीज़ होने पे आ गई तो मैंने रियलाइज़ किया मर गया, ये तो मैंने सारे रिश्तेदारों की बेइज्जती कर दी है, चाचाओं को। तो मैं क्या करूं? तो मैंने सबको चिट्ठी लिखी, चाचा जी सॉरी माफ़ कर देना, मैंने आपका नाम लिया है, प्लीज़ 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 सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। जब फिल्म रिलीज़ हुई सब ने मुझे चिट्ठी लिखी, थैंक यू यार बेटा तूने हमको फेमस कर दिया। जब आप सफल बन गए, स्टार बन गए, तो आपके फादर आपकी फिल्में देखते थे, पसंद करते थे? मेरे फादर मेरे सबसे बड़े फ़ैन थे, सबसे बड़े फ़ैन थे। मेरे फादर मेरी बुरी से बुरी फिल्म देखकर ऐसे बैठते थे जैसे बोलते थे क्या बात है बेटा, क्या कमाल है। फ़्लाइट में नहीं जाते थे, उनको फ़्लाइट में जाना अच्छा नहीं लगता था, तो वो ट्रेन से जाते थे। और ट्रेन में बोलते होंगे अपने कंपार्टमेंट में लोगों की कि अनुपम खेर मेरा बेटा है। तो बोले ट्रेन में क्यों जा रहे हो? एक साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है लोगों की। तो मुझे रात को 2-2:30 बजे फ़ोन आता था पिताजी का, यार ये बिट्टू, मेरा घर का नाम बिट्टू है, यार ये बिट्टू ये मेरे साथ मल्होत्रा साहब बैठे हैं, ये यकीन ही नहीं कर रहे तू मेरा बेटा है, तू बात कर। बात करूं अभी? हाँ जी कौन बोल रहा है? मैंने कहा अनुपम खेर। हमें कैसे पता? डायलॉग सुनाओ। रात को 2:30 बजे मैं राणा विश्व प्रताप सिंह, डॉक्टर डैंक रेसवार, डॉक्टर डैंक को आज पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है, इस थप्पड़ की गूंज सुनी तूने, अब जब तक तुम जिंदा रहोगे इस गूंज की गूंज तुम्हें सुनाई देगी, ठीक है? हाँ जी, अब पता लग गया कि आप अनुपम खेर ही हो। मेरे फादर पास एक संदूक था, उस संदूक में किसी को इजाज़त नहीं थी कि वो संदूक देखें। वो एक टिन का संदूक होता था ना पुराने ज़माने में, तो वो मेरी माँ पूछती थी इसमें क्या कहते? नहीं इसको नहीं बताना। फिर जब उनकी मृत्यु हुई 10 फरवरी 2012 को, तो हमने डिसाइड किया कि अब इस संदूक का क्या करना है। तो मेरी माँ ने कहा नहीं मैं देखना चाहती हूँ कि इसमें रखते क्या थे। तो हमने वो संदूक खोला और उस संदूक में मेरी सारी प्रेस कटिंग्स, अखबारों की, मैगजीन्स की, मेरे कार्ड, मेरी छोटी ट्रॉफी के फ़ोटोग्राफ्स वो रखे हुए थे उसमें।
और वो बुरे से बुरे रिव्यू को भी अंडरलाइन करते थे। अनुपम खेर, पर जहाँ नाम होता था उसको अंडरलाइन करते थे। तो ये था मेरे फादर की मोहब्बत मेरे लिए, मैं क्या बोलूँ। तो जाने से पहले कुछ कह के गए आपको? मेरे फादर अनफॉर्चुनेटली उनको एक अजीब सी बीमारी हुई कि उनको ही स्टार्व टू डेथ, भूखे चले गए वो। उनको कुछ ऐसा फीलिंग हुई कि उनको खाना जो था वो रेत लगता था और पानी जो था वो तेज़ाब लगता था, ऐसा। तो ही कुड नॉट ईट, उनको खाना देते थे तो फेंक देते थे। तो बहुत कमज़ोर हो गए थे। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप इन्हें घर ले जाइए, अब वेट करिए जब इनके जाने का वक्त होगा। तो मैं अपने भाई को बोलता रहता था कि भाई मुझे कुछ बोलना चाहते होंगे तो मुझे बुला लेना। तो मैं डेविड धवन साहब के बेटे की शादी, रोहित की शादी पर गोवा पहुंचा तो मेरे भाई का फ़ोन आया कि कुछ कहना चाहते हैं। तो मैं सीधा फ़्लाइट लेकर वापस आया तो वो लेटे हुए थे, बहुत कमज़ोर थे, फ्रेल थे, और ऐसे छाती पर उनके एक पेपर था और पेपर पर एक पेन भी था साथ में। तो उन्होंने, बोल नहीं सकते थे, हिम्मत नहीं थी, और उन्होंने ऐसे पेपर पे कुछ लिखना शुरू किया और मुझे ऐसे बड़े ख़ास अंदाज में देख रहे थे और बहुत देर तक लिखते रहे, 10-15 मिनट तक लगा लिखते रहे। और फिर उन्होंने वो कागज़ बोला उठा लो, और अब मेरे को देख रहे हैं कि अब जो मैंने लिखा है इसका जवाब दे। तो जब मैंने वो कागज़ देखा तो उसमें शब्द नहीं थे, सिर्फ लाइनें थी, क्योंकि उनकी शक्ति नहीं थी कि वो शब्द को बना सकें। तो मुझे लगा मैं क्या जवाब दूंगा, ये तो कुछ पूछना चाहते हैं। तो मैंने एक बड़ा जनरल सा जवाब दिया। मैंने कहा हाँ हाँ पापा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, ऐसी क्या बात है, बिल्कुल हम। तो वो थोड़े निराश हुए। तो उन्होंने मुझे ऐसे अपने पास बुलाया और मेरा कान मैंने जब उनके मुंह पर रखा तो जो इंसान अगले 20 मिनट में जाने वाले थे, उनके लास्ट जो 2 शब्द थे मेरे कान में, लिव लाइफ, लिव लाइफ, ये थे। जो इंसान in another 20 minutes is going to die, his last words to his son were, बेटा live life। इससे ज़्यादा मेरे को क्या कोई लेसन दे सकता था? और इससे ज़्यादा कोई बेटा क्या करके दिखा सकता है? क्या करके? इसलिए मैं हर क्षण, हर पल जी के दिखाता हूँ। आपकी ये भावनाएं समझी जा सकती हैं। पिता को याद करके क्या दर्द, क्या तकलीफ होती है? नहीं, मतलब जाने से पहले इतना बड़ा लेसन दिया मुझे। मेरी आंखें इसलिए नहीं भरती हैं कि ऑफ कोर्स पिता के जाने का, माता जी के, किसी के भी जाने का अफसोस होता है, बट ही वॉज एन ऑर्डिनरी मैन, ही वॉज नॉट एन मेरे ग्रैंडफादर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। वो बहुत बड़े स्कॉलर थे, योगा टीचर थे, महाभारत रामायण उनसे हमने सीखी थी। मगर मेरे फादर क्लर्क थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, मगर उन्होंने लेकिन जो लेसन वो दे के गए आपको, आपने तो उसको जिया। आपसे ज़्यादा मैं देखता हूँ आपकी माताजी आजकल जीती हैं। हाँ, वो स्टार बन गई हैं। बहुत बड़ी, मुझसे ज़्यादा पॉपुलर है मेरी माताजी, दुलारी रॉक्स। वो इसलिए ऐसा हुआ कि जब उनकी मृत्यु हुई तो मेरे माता पिता की शादी 59 साल तक थी, मतलब दे वर मैरिड टू ईच अदर फॉर 59 ईयर्स। और मुझे लगा कि अब जब कोई खोता है किसी अपने पति को या पत्नी को, तो वो सिर्फ पति या पत्नी नहीं खोता, वो एक दोस्त खोता है, एक पार्टनर खोता है, एक आदत खोता है। मैंने सोचा अब मेरी माँ कितने साल कैसे रहेगी मेरे माँ बाप, मेरे पिताजी के बगैर। तो फिर मैंने माताजी के साथ वीडियोस बनाने शुरू किए। ऐसे ही एक दिन बैठा था तो मैंने कहा चलो माता कुछ बोलो, तो उन्होंने मुझे कहा बकवास मत कर, एक थप्पड़ पड़ेगा। तो लोगों को अच्छा लगा कि अनुपम खेर को भी ऐसा बोलने वाला है, तो वो पॉपुलर होते चले गए बिकॉज लोगों ने अपनी माँओं को उन वीडियोस में देखा। और अब वो मुझे बोलती हैं कि मैं सब्जी लेने जाती हूँ, मंदिर जाती हूँ, मास्क के पीछे से भी पहचान लेते हैं, मेरे साथ फोटो खिंचाने लगता है, तू क्या करता है, क्यों मेरी करता है, तस्वीरें ऐसे डालता है। बट उससे 1% या 2% लोगों को फ़र्क तो पड़ा है कि माँ बाप जो हैं वो घर के फर्नीचर का हिस्सा नहीं है। अब सब लोग अपनी मम्मियों की रील बना रहे हैं। जी, सब लोग, बिल्कुल सब लोग अपनी मम्मी की रील बना रहे हैं। तो मेरी अच्छी बात है अगर ऐसा है, क्योंकि
और वो सारी बातें बता देते। आपकी मदर में देखा वो बताती हैं कि ये बचपन में चांदी का सिक्का निकल गया था तो फिर कैसे निकाला उसको। जी आप कहाँ से रिसर्च करते हैं ये सब चीज़ों को? हाँ, अब ये नहीं बताएंगे आप। ये कैसे बताएंगे? नहीं, मैं हमारे एक बारी स्कूल में एक कोई आए थे महानुभाव, तो उन्होंने टीचर ने कहा था कि भाई कल सब अपने घर से आटा, चावल, दाल, पैसे कुछ लेकर आना। तो मेरे पिताजी ने मुझे पाँच पैसे दिए थे। तो जब मैं स्कूल में गया तो मैंने देखा बहुत सारे लोग कुछ नहीं दे रहे हैं उन भाई साहब को, और टीचर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मुझे लगा ये 5 पैसे भी मैं क्यों दूं? हैं? तो मैंने 5 पैसे रख लिए। 5 पैसे में 2 पैसे के मैंने चूरन लिए और 3 पैसे का सिक्का मैंने बस्ते में रख दिया। शाम को जब मैं घर गया तो मैं भूल गया कि 3 पैसे का सिक्का उधर है, तो रबड़ नहीं मिल रहा था। तो माँ ने ऐसे झटका तो देखा 3 पैसे निकले। बोले ये कहाँ से आए? मैंने कहा है ये कहाँ से आ गए? ये कैसे? कहती झूठ मत बोल, सच बता। मैंने कहा ऐसे ऐसे ये साधु जी के पैसे थे, उनको जो आए थे तो सबने नहीं दिए तो मैंने दिए। तो उन्होंने मुझे नंगा किया और बाहर से बिच्छू बुट्टी होती थी जो जिसको लगाने से फफोले निकलते थे, वो लगाई और घर से बाहर निकाल दिया। बट दैट वाज वन लेसन जिसकी वजह से मैंने बहुत कम झूठ बोला है लाइफ में, क्योंकि माँ की वो बिच्छू बुट्टी मुझे हमेशा याद रहती है, याद आती है। आज भी उतनी सख्त है जैसी पहले थी? नहीं, आज वो रोज़ सुबह 8 बजे मुझे फ़ोन करती है, तू ठीक है ना? हाँ मामा ठीक हूँ। फर्स्ट क्लास क्यों नहीं बोल रहा? कभी मैंने बोला होगा मैं फर्स्ट क्लास हूँ? कैसा है? फर्स्ट क्लास हूँ। तो ठीक है क्यों बोल रहा है? फर्स्ट क्लास क्यों नहीं? आज भी बोली, आज भी सुबह 8 बजे फ़ोन करके बोली, मैंने बताया कि आपके शो के लिए जा रहा हूँ। तो बड़ी खुशी हुई, अच्छा वेरी गुड वेरी। उनको लगता है कि अब तरक्की पे पहुँच चुका है, इनका दोबारा ये शो हो रहा है। सीरियसली आपका शो मापदंड है तरक्की का। मैंने आपका शो पहले 15 साल पहले किया था, तो उनको लगा मेरा 15 साल कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे लगता है कि माँ बाप ही जो हैं वो आपको सेल्फलेसली प्यार करते हैं। जैसे अपनी माँ के बारे में बताया, मेरा ये सौभाग्य है इस देश में जो माएँ हैं, दादियाँ, नानियाँ, दादा, नाना, जो उस जनरेशन के लोग हैं, उनसे मुझे बहुत प्यार मिला है जी। और आपकी अदालत अगर इतना बड़ा शो बना तो उन लोगों की वजह से बना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। Of course। जनता में से लोग सवाल ले सकते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि आजकल आपके बॉडी बिल्डिंग के वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं, तो क्या 70 साल की उम्र में भी बॉडी बनाई जा सकती है? उनको शक है कि ये बनाई जा रही है या सिर्फ वीडियो बन रहे हैं? नहीं, मैं अभी यहाँ पर कपड़े नहीं उतार सकता। मुझे लगता था कि मुझे हमेशा एक्टिंग के बारे में पूछेंगे, बालों के बारे में पूछेंगे, पुरानी तस्वीरों के बारे में पूछेंगे, पर मैं चाहता था कि कोई मेरी बॉडी के बारे में पूछना शुरू करे। सिर्फ बॉडी तो जो ऑब्वियस हैं, सलमान साहब हैं, अक्षय कुमार हैं, वो मेरे पीछे पड़े रहते थे कि यार आप करो, आप इतने अच्छे एक्टर हो, करो। तो मैं अभी डाइट भी ठीक तरह से करता हूँ एंड मैं वर्कआउट भी करता हूँ, योगा भी करता हूँ, ताकि आपकी अदालत में मुझसे ऐसा सवाल पूछा जाए। आपको तो स्विमिंग भी नहीं आती थी? लास्ट ईयर मुझे एक ऐसी फिल्म मिली विजय 69 जिसमें मैं ट्रायथलॉन लड़ रहा हूँ। ट्रायथलॉन का मतलब है कि आपको कुछ किलोमीटर तैरना होता है, कुछ साइकिल होती है और कुछ दौड़ना होता है। मुझे तैरना नहीं आता था, मुझे पानी में डर लगता था। फिर मुझे लगा कि मैं कैसे ऐसी फिल्म कर सकता हूँ, तो मैंने 68 साल की उम्र में तैरना सीखा और मैंने उस फिल्म में जितने भी तैरने के सीन हैं मैंने खुद किए हैं। तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ओशो की बड़ी अच्छी एक कहावत है आचार्य रजनीश की, इफ़ यू ट्राई यू रिस्क फेलियर, इफ़ यू डोंट यू एंश्योर इट। हमें अपनी देखिए, जो फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं आजकल मैं देखता हूँ उनको सब कुछ आना चाहिए। उनकी बॉडी भी अच्छी होनी चाहिए, उनको घुड़सवारी भी आनी चाहिए, उनको एक्टिंग भी आनी चाहिए जिसके लिए वो आए हैं। एक दिन मैं यश जी के घर बैठा था, यश चोपड़ा जी के घर, तो एक मैनेजर और एक सेक्रेटरी आए, कहते जी मुंडा तैयार है। तो कहते कैसे? कहते जी साइकिलिंग भी आ गई है, घुड़सवारी भी आ गई है, बॉक्सिंग भी आ गई, कहते एक्टिंग, कहते ओदे जी भी मेहनत कर रहा है। देखिए, आपके साथ अच्छी बात क्या, आपने इतनी फिल्में की हैं जी कि हर रोज़ टीवी पर, मोबाइल पर
आईपैड पर, कोई आदमी कहीं भी देख रहा हो, अनुपम खेर फिल्म में जरूर नजर आ जाते हैं, किसी न किसी फिल्म में तो होते ही हैं। हाँ, मेरे से बच नहीं सकता कोई इंसान। मेरी माँ मेरी भाभी के साथ शर्त लगाती है कि आज पिक्चर होगी कि नहीं, और हमेशा मेरी माँ जीतती है। किसी ना किसी चैनल पर ये इतनी सारी 540 फिल्में कर चुका हूँ, कहाँ बचेंगे आप मुझसे? मैं तो आपके जीवन का एक अभिन्न अंग हूँ। मैं आप में से किसी का चाचा हूँ, आप में से किसी के पिताजी हूँ, किसी का मामा हूँ। ये जो दिल है ना, दिल, हाँ, ये दिल मेरे चाचा जी थे। मेरे चाचा जी बड़े कंजूस थे, द्वारकानाथ जी, जो 8वीं में 7 बार फेल हुए थे। मेरे सारे कैरेक्टर्स मेरे रिश्तेदारों से मुझे मिले हैं। तो मेरे चाचा जी से जब पैसा मांगते थे तो ऐसा करते थे, नहीं नहीं ऐसी बात मत कर, ऐसे मत कर बेटा, मत कर बेटा, मत कर, ऐसा मत कर। तो उनकी तरह मैंने मूछें लगाई। दूसरा जो बेटा वाला कैरेक्टर, वो भी मेरे चाचा जी थे। मतलब क्या क्या ये मैंने जो चाचा जी थे, इन्होंने, मैंने सुना कि शादी भी काफी देर से की थी। जी 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 द्वारकानाथ जी जब 45 साल के हो गए थे तो उन्होंने, मेरी संतोष उनकी मेरी चाची थी, उनकी उम्र होगी कोई 20-22 साल की। तो मेरे चाचा जी की आदत थी कि वो गुस्से में उनकी आंखें बंद हो जाती थी, और चाची बड़ी चुलबुली थी, हैं, तो वो उनके साथ खेलती थी, मतलब मज़े करती थी। तो जैसे वो कश्मीरी में कुछ बोलते थे, इट वॉज द मोस्ट फनीएस्ट साइट ऑफ माई लाइफ। हम सब लोग बच्चे देखते थे, वो कश्मीरी में डांटते थे तो आंख बंद हो जाती थी, तो मेरी चाची यहाँ से यहाँ पहुँच जाती थी। जैसे तो मेरे सारे कॉमिकल कैरेक्टर्स जो है, मेरे या तो स्कूल के टीचर थे या मेरे फैमिली मेंबर थे। हमारे एक टीचर थे रजत जी, जो कहते थे क्लास में आते ही, जिनको याद है वो बैठे रहो, जिनको याद नहीं है वो खड़े हो जाओ। याद नहीं है और खड़े हो गए तो 4 डंडे पड़ेंगे, याद नहीं है और बैठे रहे तो 8 डंडे पड़ेंगे। तो मुझे याद हो या ना हो, मैं खड़ा हो जाता, चुपचाप 4 डंडे खा लेता था। तो स्कूल के ज़माने में मैंने इतने डंडे खाए हैं, अगर भारत सरकार को पता लग गया मुझे स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर दें। एक्टिंग का बेस्ट जो मटेरियल है ना, एक्टिंग का बेस्ट मटेरियल जो है वो आपके आसपास से ही मिल सकता है। जैसे वो भाई साहब जो वहाँ बैठे हैं, वो हर बात में मेरे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो उनको मैं पसंद आ रहा हूँ। अब अगर किसी पिक्चर में मैं आपको ऐसा ऐसा करता पल मिल जाऊं, तो आप समझ लेना ये भाई साहब को ट्रिब्यूट है मेरा। अनुपम जी, सच ये है कि आपने अपने फेलियर को अपनी ताकत बनाया। आप जब जब फेल हुए, आपने उसको सक्सेस स्टोरी में कन्वर्ट किया। ये आपकी बहुत बड़ी ताकत है, और बहुत कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं आपको। जी थैंक यू वेरी मच। एक ब्रेक के रुकेंगे।